ये मैं कलम से लिख रहा हूं आज, कलम और दवात है आपके पास? अच्छा मोहतरम हमाद साहब, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है उसको आप एक्सपेंस में डालेंगे। बस अब सारे खामोश रहिएगा ज़रा आज, और आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है उसको एक्सपेंस में डालेंगे, जो लॉयर ने बिड बना के दी है उसकी जो कॉस्ट है उसको भी एक्सपेंस में डालेंगे, और इसके बाद जो कॉस्ट इनकर हुई है, जल्दी बताएं, फॉर अकोमोडेशन, उधर रहने के लिए, वो भी। एक हमने कल और लफ्ज़ पढ़ा था, ड्यू डिलीजेंस, यानी कि लॉयर से, भाईजान मुझे निकालना पड़ेगा किसी को, ड्यू डिलीजेंस, लॉयर से मशवरा मांगा था कि ज़रा देख के बताओ जिनसे हम कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने लगे हैं उनके क्या हालात हैं। वो सारी कॉस्ट एक्सपेंस में डालनी है। बस एक कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, सेल्स स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट विन करने पे जो आपने कमीशन दिया है, वो कैपिटलाइज, बाकी सारी एक्सपेंस। लेकिन वो कैपिटलाइज तब करनी है, मैं एक फिक्रा बोलने लगा हूं, वो कैपिटलाइज तब करनी है जब रेवेन्यू 1 साल से ज्यादा में बुक हो रहा हो, और अगर रेवेन्यू 1 साल के अंदर अंदर बुक हो जाए तो फिर उसको एक्सपेंस में डाल देना है। तो आई रिपीट, कैपिटलाइज तब करनी है जब when revenue is recognized, capitalize as inventory and record as expense as in when revenue is। तो अगर रेवेन्यू 1 से ज़्यादा सालों में रिकॉर्ड हो रहा है तो उसको भी अमोर्टाइज कर दें, यानी कैपिटलाइज करके फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस में डालें। लेकिन इस सेल्स स्टाफ के कमीशन को एक सूरत में एक्सपेंस में डाल देंगे अगर रेवेन्यू फौरन रिकॉग्नाइज हो गया है। इफ पीओ इज सेटिस्फाइड इन 1 ईयर, यानी रेवेन्यू फौरन रिकॉर्ड हो गया। तो अगर रेवेन्यू थोड़ा सा पहले साल क्रेडिट होना है, थोड़ा सा दूसरे साल क्रेडिट होना है, थोड़ा सा तीसरे साल क्रेडिट होना है, तो फिर उस कॉस्ट को भी कई सालों पे स्प्रेड करें। और अगर रेवेन्यू एक ही साल में क्रेडिट हो जाना है, या एक ही दिन में क्रेडिट हो जाना है, या एक ही साल में 2-3 महीने में ओवरऑल खत्म हो जाने, ईयर एंड से पहले पहले रेवेन्यू सारा बुक हो जाना है, तो फिर इसको किस में डालें? एक्सपेंस में डालें। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर बताएं। 500। ओके, सवाल बड़ा आसान सा है लेकिन इसको गौर से समझना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रेस्ट मेल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/2019 आर अंडर फॉलोइंग while reviewing revenues from contract with customers following matters have been identified on यकम अक्टूबर 2019 TML sold machine to Chun Limited for ₹25 million। TML sold machine as per the contract payment would be made after 2 years। पेमेंट कितने साल बाद होगी? और डिलीवरी कब हुई है? आज। पेमेंट कब होगी? 2 साल बाद। डिलीवरी कब हुई है? आज। ठीक है जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेटर। अगर आज डिलीवरी हो, सोल्ड मशीन टुडे एंड पेमेंट 2 साल बाद, तो फिर कैश को 2 साल बाद मिलना है तो उसे आज डिस्काउंट करके पीछे लाएंगे। तो बता दें क्रेडिट सेल है या एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। ऑन यकम अक्टूबर TML सोल्ड मशीन एज पर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वुड बी मेड आफ्टर 2 years। लिखे ऊपर, क्रेडिट सेल है या एडवांस फ्रॉम कस्टमर है? क्रेडिट सेल। पेमेंट वुड बी मेड आफ्टर 2 years। क्रेडिट सेल वाला सवाल है। तो पहली 3 क्लासों में जो हमने सवाल किए थे। चलें जी, क्रेडिट सेल बुक करें। डेट बताएं जी, कितने पैसे? 25। मैं चलें इसको 25,000 कर रहा हूं, ₹1000 में।
25,000 इंटू 1.10 रेज टू पावर माइनस 20,661। अच्छा जी, इसके बाद अगली एंट्री इंटरेस्ट की कब होगी? अगले साल 30 सितंबर 2020। इंटरेस्ट इनकम 20,661 इंटू 10, वट एवर, नहीं रहने दे, वट एवर द कैरिंग अमाउंट में भी, ये अगले साल के लिए रेलिवेंट है। ओके, यकम अक्टूबर 19, डेटर डेबिट। डेटर का एक नाम है अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी, बोले। रिसीवेबल भी इसका नाम है, इसे कहते हैं अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। इट इज अनकंडीशनल, यानी कोई कंडीशन नहीं होती, बस हमने पैसे लेने होते हैं। डेटर का क्या नाम है? रिसीवेबल का क्या नाम है? बस सुन लें, आज सारी क्लास इसी के ऊपर होनी है, कंडीशनल राइट और अनकंडीशनल राइट के ऊपर, और जुमे की अज़ानें शुरू हो जानी है। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी, डेटर को कहते हैं, कोई कंडीशन नहीं होती ना, बस डेटर से पैसे लेने हम। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी डेबिट एंड सेल क्रेडिट जी। 20,661 31 दिसंबर 2019। ये इंटरेस्ट साल का है, मुझे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का चाहिए। डेटा डेबिट 2066 ये वाला इंटू 3/517। ओके, जल्दी नोट। अगले साल कितनी सेल बुक होगी? अगले साल सेल नहीं बुक होगी। और उससे अगले साल कितनी सेल बुक होगी? नहीं, सेल नहीं बुक होगी, रेवेन्यू नहीं बुक होगा। रेवेन्यू कब एक साल से ज्यादा दफा बुक होता है? थोड़ा थोड़ा करके, जब पीओ सेटिस्फाई हो रही हो ओवर टाइम। क्या इसमें पीओ सेटिस्फाई ओवर टाइम हो रही है या एट अ पॉइंट इन टाइम? सिर्फ पैसे डिले है ना, तो पीओ सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम हो रही है। क्यों? टीएमएल सोल्ड मशीन, क्या वो जैसे जैसे मशीन दे रहे हैं हम वैसे वैसे कंज्यूम कर रहे हैं? नहीं, ये कोई बिजली टाइप चीज तो नहीं है। क्या वो हमारे प्रेमिसेस में आके मशीन बना के दे रहे हैं या हमें बेच दी है? क्या अपने प्रेमिसेस में रह के मशीन बना रहे हो? भाईजान अपने प्रेमिसेस दूर की बात, बेच गए हमें। तो पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम और एट अ पॉइंट इन टाइम। ऑन यकम अक्टूबर टीएमएल सोल्ड मशीन, so all of the sale is booked in first year. No sale will be booked in next year. Commission paid to sales employees for winning the contract का क्या करें? Commission paid to sales employees for winning the contract का क्या करें? यार कैपिटलाइज करें। मैं फिर जा रहा हूं, अब कोई फायदा नहीं इतनी बात करने का। रिवीजन कराइए शुरू में क्लास के, अभी फिर दोबारा 10 दफा पूछे पीओ सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम, चीख के बोल रहे हैं, क्या कोई फायदा ही नहीं हुआ कॉन्सेप्ट देने का? पता नहीं क्या अब अटेंटिव नहीं है या मूड नहीं है आप लोगों का। तो सेल इज रिकॉर्डेड इन 1 ईयर और इट विल बी रिकॉर्डेड आहिस्ता आहिस्ता। बड़ा कंफर्टेबली खेलेगा वो आपसे, जो आप लोगों के हालात लग रहे हैं ना मुझे, बड़ा आराम से खेलेगा आपसे, लुट प्यार प्यार से मारेगा। बस सुन रहे हैं बात, सुबह के लगा हूं, 4 दफा बोल चुका हूं एक बात को
कि अभी भी बुलवाया आपसे 3 दफा कि सेल इस साल कितनी बुक होनी है, अगले साल कितनी बुक होनी है, उससे अगले साल कितनी बुक होनी है, आप लोगों ने जवाब दिया सारी इस साल बुक होनी है। अगला सवाल मैंने पूछा कि क्या 3 कंडीशंस में से एक कंडीशन पूरी हो रही है, आपने कहा नहीं कोई तीनों में से पूरी नहीं हो रही, तो रेवेन्यू सेटिस्फाई हो गया ओवर पॉइंट इन टाइम। फिर मैंने कहा ऑन यकम अक्टूबर मशीन इज सोल्ड, ये 3 दफा मैंने आपसे बात की और आपको साबित किया कि सारी सेल आज बुक हो गई है, कोई सेल फ्यूचर में बुक नहीं होनी। जब सेल आहिस्ता आहिस्ता बुक नहीं होनी तो उससे रिलेटेड खर्चे भी आहिस्ता आहिस्ता बुक नहीं हो सकते। इसलिए कमीशन पेड टू सेल्स एम्प्लॉइज फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट वॉज को छोड़े, ये तो अकाउंटेंट की एंट्री बता रहा है, मुझे बताएं इसका करना क्या है, इसको एक्सपेंस में डालना है। क्यों? अब रहने दें, क्योंकि अब पैदा क्या, अब पछताए क्या होवत। बाबा ये चिड़ियां चुकी खेती बोल सकते हैं, वो क्या बोल सकते हैं, मुहावरे पूरे करा लो आपसे। अच्छा, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट कमीशन रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंस इफ सेल इज रिकॉर्डेड इन 1 ईयर। अगर सेल 1 साल के अंदर अंदर रिकॉर्ड हो जाए तो फिर उसको एक्सपेंस में डालना है। तो मैंने सिर्फ यहां तक पढ़ा है, वॉज के आगे तो रॉन्ग एंट्री होगी ना। ये कितना है, और जो मर्जी डेट डाल दें, अब ये कम अक्टूबर को पे किया होगा, जब मर्जी पे किया होगा, बस एंट्री करनी है। एक्सपेंस डेबिट कैश 16। ओके, तो एक्सपेंस्ड बिकॉज पीओ पॉइंट इन टाइम भी जरूरी नहीं है, हो सकता है पीओ 4-5 महीने में सेटिस्फाई हो लेकिन हमारे साल के अंदर बस हो जाए, तो बस एक्सपेंस्ड बिकॉज सेल इज फॉर ओवर ईयर। सेल सिर्फ किस साल के लिए बुक की है, सेल सिर्फ हमारे साल बुक की। अब देख लेते हैं अकाउंटेंट की एंट्रीज। On Jacob October, TMS sold machine to Chan Limited as per the contract. Payment would be made of the accountant recorded it as revenue upon delivery. On the accountant recorded it as revenue. Cash debit. As per the contract, payment would be made after 2 years. The accountant recorded revenue of purchase upon delivery. Upon delivery. When is delivery? 1 अक्टूबर। ही रिकॉर्डेड रेवेन्यू। अब मैंने कहा था सवाल तो सिर्फ इतना सा लिखा करेगा, ही रिकॉर्डेड रेवेन्यू, तो फिर डेबिट क्या किया होगा, कैश तो 2 साल बाद आना है ना, अभी तो कैश तो नहीं डेबिट किया होगा, अब कैश जी पता नहीं क्या क्या। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वुड बी मेड आफ्टर 2 years, तो फिर डेबिट क्या किया होगा, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। डेबिट क्या किया होगा, डेटर डेबिट किया होगा। कितने अमाउंट से बोले, 25,000 से। अच्छा, ऑब्वियसली एक बार याद रखिए, जब सेल ग्रॉस पे बुक हो जाती है ना तो फिर इंटरेस्ट इनकम की कुछ तुक नहीं बनती ना, क्या वो इंटरेस्ट भी इस पे रिकॉर्ड करे, तो फिर पॉसिबल ही नहीं। जब ऑलरेडी सेल ही पूरी अमाउंट पे बुक हो गई तो फिर पीवी निकली नहीं, तो फिर इंटरेस्ट की कहानी तो दूर की बात है। तो फिर ये ना सोचिएगा अकाउंटेंट ने ये एंट्री की होगी। ओके, नेक्स्ट। फर्दर कमीशन पे टू सेल्स स्टाफ फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट वाज कैपिटलाइज्ड एंड इज बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर। ये 2 सालों पे बुक करना बिल्कुल गलत है। जब सेल सारी की सारी कब बुक हो रही है, इस साल, वो तो पेमेंट है ना 2 साल बाद, पेमेंट से क्या फर्क पड़ता है। एंड इज बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर 2 years, इसको 2 सालों पे अमोर्टाइज भी छिक के रखा हुआ है काम। इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 1600, और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मादरत, वो जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का लफ्ज यूज करे थे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस ही है ये, और क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट एंड इन्वेंट्री ना बोंगी नहीं मारनी, 1600 डिवाइडेड बाय 2, इतनी बोंगी नहीं मारनी कि वो अमोर्टाइज भी गलत करा होगा। वो कह रहे मैं कर रहा हूं तो बस सही कर रहा होगा अमोर्टाइज। 200। तो सेल में ये गलती की है कि उसकी पीवी नहीं बुक की, पूरी सेल बुक कर दी है,
और कमीशन में ये गलती की है कि उससे कैपिटलाइज कर रहे हैं, ऑब्वियसली फिर साथ अमोर्टाइज भी कर रहे हैं, वो कहता है। तो गलत चीजें हाईलाइट कर लें, बाकी सवाल में ओरिजिनल डेटा है। ये सिर्फ गलत डेटा है। कैसे पता चलता है गलत डेटा? रिकॉर्डेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, कैपिटलाइज्ड, इस तरह के लफ्ज आते हैं, उधर ही रखो। रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई कर लिया करें। क्या चीज? कल नहीं क्लास ली थी? कल वो क्वेश्चन नंबर 18 किया था जो घर जाके मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर 18 घर जाके। तो चलें छोड़ें, बस क्या करना होता है, वो हमने कल एक डिस्कशन की थी कि जिन कॉस्ट्स को कैपिटलाइज किया जाता है, सेल्स कमीशन पेड टू सेल्स स्टाफ, जिसको कैपिटलाइज किया जाता है, उसको कैपिटलाइज कैसे किया जाता है? इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। इस इन्वेंट्री को फिर क्या किया जाता है? आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डाला जाता है, क्योंकि अगर अकाउंटेंट समझ रहा होता है सेल साथ साथ बुक हो रही है तो वो खर्चे भी साथ साथ बुक कर रहा होता है। तो उसने कहा कि मैं मैच करता हूँ, मैं इन्वेंट्री जो सेल्स कमीशन पे किया है स्टाफ को, उसने समझा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है। कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का नहीं है भाई, आपने डिलीवरी 2 साल तक नहीं करनी, डिलीवरी आपने आज कर दी है, आपने 2 साल बाद बस पैसे लेने हैं। आप बैठ के इंतजार करें, आपको इंशाल्लाह पैसे मिलेंगे। तो 2 साल बाद आपने पैसे लेने हैं, तो इट डजंट मीन कि आपने 2 साल सर्विस देनी है, लेकिन वो ये समझे कि 2 साल सर्विस देनी है। अब अगर 2 साल सर्विस देनी है समझ लो, तो फिर जितना खर्चा उस सर्विस के लिए है उसको कैपिटलाइज करके किसी अकाउंट में डालो, किसी भी अकाउंट में डाल दो। किताबों में लिखा हुआ है ये कैपिटलाइज कॉस्ट इज लाइक इंटेंजिबल, ऐसे लोगों ने मिसालें दी हुई हैं। इट इज़ लाइक इंटेंजिबल, इंटेंजिबल से IS 38 से लोग कहते हैं ये मिलती जुलती चीज़ है। कल एक किताब पढ़ा था, उसमें मैं ये लिखा हुआ था KPMG वालों ने कि इसकी ट्रीटमेंट इंटेंजिबल्स जैसी है कि इस कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लो और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको खर्चे में डालते रहो, जस्ट लाइक इंटेंजिबल्स। तो कैपिटलाइज करने की एंट्री, स्टाफ को कमीशन दिया फॉर विनिंग कॉन्ट्रैक्ट, कैपिटलाइज करने की एंट्री, इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। एज एंड व्हेन सर्विस इज परफॉर्म्ड वी विल रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था कल का, पता नहीं पेज नंबर कौन सा है जहां पे ये एंट्रीज हमने की थी। वो मोबाइल के अंदर लेक्चर नोट्स है, वहां से पेज नंबर बताने आपने, पता नहीं कहां क्या ढूंढ रहे हैं, जल्दी बता दें। 497। अच्छा, अब बताएं जी, इफ सेल इज बुक एट अ पॉइंट इन टाइम, और आई विल से सेल इज बुक्ड इन ओवर ईयर, देन द कॉस्ट शुड ऑल्सो बी बुक्ड इन ओवर ईयर। तो खर्चा बुक होना चाहिए था, लेकिन उल्टा खर्चा कैपिटलाइज होके अमॉर्टाइज हो गया। अब आप हजरात मुझे रेक्टिफाइंग एंट्री बता दें क्या बनेंगे जी। ओवरऑल भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी करना है। तो डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, दोनों का डिफरेंस लें। ओके 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 ओके, कितने से? 4339। डेटा डेबिट, ओ कैश कौन बोल रहा है? कैश तो कभी भी रेक्टिफाइंग एंट्री में ना बोलिएगा, दुनिया से चले जाइएगा, लेकिन जाते जाते भी कैश नहीं बोलना रेक्टिफाइंग एंट्री में। तसल्ली से कराएं। एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था, हो गया, कितना? सिर्फ कितना और कर दें? 1400। इन्वेंट्री डेबिट नहीं होनी चाहिए थी, 1400 से हो गई हुई है, तो 1400 से क्रेडिट कर दें। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी देखें, बची हुई इन्वेंट्री को हमने एक्सपेंस में डाल दिया। असल में एक्सपेंस में तो डालनी सारी पेमेंट। और अच्छा, रेक्टिफाइंग एंट्री की कभी लॉजिक सोचा करें क्या हुआ है? देखें इधर, बकाया जो सेल ज्यादा बुक हुई थी उसे उल्टा दी, और असल में जो इंटरेस्ट बुक होना चाहिए था वो रिकॉर्ड कर दिया, और जितना खर्चा बुक हो चुका था 200 वेल एंड गुड, बाकी 1400 खर्चे में
कभी जिंदगी में ऐसे सोचा है या आज पहली दफा सोचा है? सोचा है। आज कितना आज सोचा है? ओके, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में देखा करें हुआ क्या, सेल रिवर्स हो गई, इंटरेस्ट तो उसने बुक ही नहीं किया था, वो बुक हो गया, खर्चा 200 बुक कर लिया था, 1400 बुक हो गया। इसमें आपने ये और ये वर्किंग में करना है और एग्जामिनर को फेस पे ये दिखाना है। ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग आमने सामने नहीं करनी पेपर में। और जब सवाल आता है पेपर में शो द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री ऑन एसेट्स लायबिलिटीज एंड इनकम प्रॉफिट्स, क्या करेंगे फिर हम कहेंगे वी विल डिक्रीज द डेटर बाय इतने, एसेट्स विल डिक्रीज बाय इतने, P&L विल डिक्रीज बाय इतने, P&L विल इंक्रीज बाय इतने एंड P&L विल डिक्रीज, यानी खर्चे बढ़ेंगे ना, तो प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय इतने। और अगर कहे सिर्फ इस एंट्री का प्रॉफिट पे इंपैक्ट शो कर दें तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय या इंक्रीज बाय इतने। तो अगर कभी पूछे प्रॉफिट पे इंपैक्ट शो कर दें, कई दफा सवाल आता है ना एसेट्स लायबिलिटीज और इनकम्स पे इंपैक्ट शो करें ट्रांजैक्शंस का, तो फिर मैंने क्या कहा था, फिर मैंने कहा था एंट्रीज ना किया करें, बस ओरिजिनल रॉन्ग सामने रख के सोच लिया करें। ओके जी, आ जाइए आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। जी भाईजान, जुमे की तैयारी में देर होगी, वेस्ट कोट इस्त्री कर रहे थे सरकार? पेज 465, असल में पेज 464 पर हेडिंग दी हुई है प्रेजेंटेशन, यानी बैलेंस शीट के फेस पर क्या नजर आना है। तो आज हम इस तरफ मूव करने लगे हैं, प्रेजेंटेशन। पेज 464 पे हेडिंग दी हुई है प्रेजेंटेशन। बहरहाल छोड़ें, आप पेज 466 पे आए। X Limited enters into a contract transfer product A and B in exchange for rupees 1000। कितने की बेचनी है? 1000 की। प्रोडक्ट ए इज डिलीवर्ड ऑन, 2 महीने बाद प्रोडक्ट ए डिलीवर हो गई है, 2 महीने बाद प्रोडक्ट ए डिलीवर हो गई है। भाई सबसे मेन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड का समझने वाला। रेवेन्यू ए किस दिन बुक करेंगे? डेबिट का क्रेडिट किस दिन बुक करेंगे? प्रोडक्ट ए इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी। प्रोडक्ट बी इज टू बी डिलीवर्ड या हो भी गई होगी डिलीवर्ड? नहीं, आगे कुछ ना लिखा हुआ तो वो फिर और बात है, वरना तो डिलीवर भी हो जाएगी। एंड प्रोडक्ट बी इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च। भाईजान यार ये नहीं चलेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट फिर पूरी क्लास में और अगले सारी क्लासों में आपकी मत मारी जानी है, ये ना समझ आया तो। अब किसी की फिक्र ना करो को पेज ढूंढ रहा है नहीं ढूंढ रहा, आप अपनी फिक्र करो। चलें जी, व्हेन द रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। तो प्रोडक्ट ए विल बी डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी एंड प्रोडक्ट बी विल बी डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च। द प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी आर आइडेंटिफाइड एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ये दो अलग अलग वादे हैं। ₹400 इज एलोकेटेड टू प्रोडक्ट ए। एलोकेशन कहते करके दे दिए मैंने, एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस मैंने आपको निकाल के दे दिया। ₹400 इज एलोकेटेड टू प्रोडक्ट ए
एंड ₹600 इज एलोकेटेड टू प्रोडक्ट बी, और प्रोडक्ट बी को कितने पैसे एलोकेट कर दो? 600, यानी एक की सेल 400 पे बुक कर दो और दूसरे की 600 पे। आसान सा सवाल है। एक्स रिकॉर्डेड रेवेन्यू, एक्स रिकॉर्डेड रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेस करेगी रेवेन्यू, एक्स रिकॉर्ड करेगी रेवेन्यू एंड रिसीवेबल। अनकंडीशनल राइट किसे कहते हैं? डेटर को। अनकंडीशनल राइट किसे कहते हैं? डेटर को। असल में डेटर होता है राइट टू रिसीव मनी, और देयर इज नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। कंडीशन क्या क्या बोल रहे हैं सारा, अगला सवाल आएगा ना, फिर कंडीशन आएगी तो पता चलेगा कंडीशन क्या होती है। अभी सवाल में कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, तो डेटर को कहते हैं अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। नाउ अब मैंने देखना है सवाल में व्हेन द अनकंडीशनल राइट इज एस्टेब्लिश्ड। तैयार रहिएगा। एक्स रिकॉर्डेड रेवेन्यू एंड इट्स रिसीवेबल। इसको कहते हैं रिसीवेबल, अनकंडीशनल राइट टू पैसे। X recorded revenue and receivable when control is transferred to Y. Y तो buyer है ना हमारा। When control is transferred. So when the control of A is transferred, 28 फरवरी, please record unconditional right. X recorded revenue and unconditional right when the product is delivered. X recorded नीचे से फिक्रा पढ़ें। X recorded revenue and receivable when control will be transferred 28 फरवरी। और अगले में भी इसी तरह कर लें जी, बोलें। X recorded revenue and unconditional right when the product is delivered. When it is delivered. सर शुगर लगाना था पहले बता देते, ये बच्चों ने एंट्री पढ़ते थे। डेटर नहीं, यस नहीं बोलना था। डेटर ए डेबिट सेल क्रेडिट 28 फरवरी को, और फिर 31 मार्च को डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। बाकी कैश कुश का वो नहीं बता रहा, असल में तो स्टैंडर्ड की एग्जांपल है, वो कॉन्सेप्ट दे रहा है आपको। तो द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास। 28 फरवरी को डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और 31 मार्च को बोले डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। ओके, पिछले पेज पे रिसीवेबल डेटर की डेफिनेशन। जी, डेटर की डेफिनेशन, इट इज एन अनकंडीशनल राइट टू मनी। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? मनी। इट इज एन अनकंडीशनल, हमाद खड़े हो जाए, किताब पकड़ें, एंड पे जाएं। इट इज एन अनकंडीशनल राइट टू मनी एंड इट इज प्रेजेंटेड सेपरेटली एज अ रिसीवेबल। यानी बाकी बिजनेस के एसेट, इन्वेंट्री, कैश वगैरह अलग नजर आने हैं, और बैलेंस शीट के फेस पे कौन सा नाम अलग से सेपरेटली नजर आने? रिसीवेबल। अच्छा, ये एक राइट होता है वैसे डेटर, जिसमें अ राइट टू कंसिडरेशन इज अनकंडीशनल। ये अनकंडीशनल तब होता है जिस सिर्फ आपको टाइम का वेट करना पड़ेगा, इज रिक्वायर्ड। बस आप टाइम का वेट करें, जिससे उसके पास वक्त आएगा, दिन आएगा पैसे देने का, वो पैसे देके चला जाएगा। तो डेटर बुक करके लोग क्या करते हैं? सिर्फ टाइम गुजरने का वेट करते हैं कि जिस दिन पेमेंट ड्यू हुई है उस दिन पेमेंट आके हमें कर जाएगा, जिस दिन पेमेंट का उसने वादा किया उस दिन आके कर जाएगा। तो उन्हीं का इंतजार करते हैं, या डेटर को डेबिट करने के बाद दिनों का इंतजार करते हैं? तो टाइम का इंतजार हो रहा होता है। ओके, अगले पेज पे आए। ये जरा कहानी समझें क्या हो रही है। आ जाओ, बैठ जाओ। एक्स लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी। कौन सा पेज है? 467। एक्स लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी इन एक्सचेंज ऑफ ₹1000। भाई अब आपको निकालूं,
इन एक्सचेंज ऑफ ₹1000. प्रोडक्ट ए इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी एंड प्रोडक्ट बी इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च. द promises to transfer product A and B are identified as ₹400 is allocated to product A and 600 is allocated to product B. जी कितना? जी थोड़ा सा उधर कर दें ताकि क्रेडिट लगे. कितना? 600. करें ये एंट्री. ये एक दो लाइनें इधर खाली छोड़ दें, इधर एक दो लाइनें खाली छोड़ दें, इधर एक दो लाइनें खाली छोड़ दें. डिलीवरी 28 फरवरी, डिलीवरी 31 मार्च. ग्रीन और पर्पल मिलके ब्लैक बन जाते हैं. ब्लैक तो नहीं है ये वैसे, क्या है? अच्छा, द प्रोमिसेस टू, ठीक है सेकंड रो में बातें कर लेना पहले. चलें शुक्रिया. द प्रोमिसेस टू transfer product A and B are identified as separate performance obligations. ₹400 is allocated to product B. Revenue is recorded when the control is transferred. पिछले सवाल में लाइन क्या लिखी हुई थी? पिछले सवाल में लिखी हुई थी revenue and receivable is recorded when control is transferred. पिछले सवाल में लिखा हुआ था revenue and receivable is recorded when control is. इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? जरा कंजूसी की है उसने. रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू बायर. वो हमने कर लिया फिर रिकॉर्ड. पेमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ ए इज कंडीशनल. ए की पेमेंट नहीं मिलेगी जब तक के कंडीशन पूरी ना हो जाए. दो अगरचे A is delivered, but payment for delivery of A, though A is delivered, but payment for this delivery is dependent on delivery of B. A के पैसे मांग नहीं सकते जब तक B बेच न दो. That is, the 1000 is receivable only after we have delivered both A and B. This means that we have a conditional right. ये काटें, आपको कंफ्यूज करेगा ये लफ्ज. We have a conditional right to receive money for product A. Product A का right to receive money conditional है. Conditional on what? सिर्फ टाइम गुजरने का वेट करें? नहीं, टाइम का वेट ना करें. यू हैव टू परफॉर्म. आपको प्रोडक्ट बी डिलीवर करनी पड़ेगी. जब तक प्रोडक्ट बी डिलीवर नहीं करते तब तक ए के पैसे तुम मेरे से नहीं मांग सकते. अब बताएं, मैं रिसीवेबल 1000 का कब बुक करूं? जब प्रोडक्ट बी डिलीवर हो जाए. सो देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय IFRS 15. अब दोनों एंट्रीज हमारी आउट हैं इस वक्त. पहली एंट्री 400 रुपए से आउट है और दूसरी एंट्री भी 400 रुपए से आउट है. सो you have a right to demand money of A when you have delivered. Sir, I have delivered B. Oh yes, you have the right to receive money. Now there is no condition. The condition was to deliver B. Alhamdulillah, you being a good seller, आपने अच्छे seller के होने की वजह से you have fulfilled the condition.
नाउ देयर इज नो कंडीशन अटैच्ड ऑन 31 मार्च जब आप चीजें डिलीवर कर दें बी, यू हैव अ अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी, पूरी 1000 आप लेने का हक है। आप बता दें ओहो इन्वेंट्री कहां से आ गई, इन्वेंट्री तो वो इन्वेंट्री, ये तो सेल प्राइसेस हैं चीज़ों की, इन्वेंट्री की तो कॉस्ट से एंट्री होती है, वो तो अलग डिस्कशन है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। सवाल में हमें इन्वेंट्री की प्राइसेस नहीं दी हुई। अच्छा अब हाँ जी कैश, बस कैश कर दो साथ, रिसीवेबल के साथ कैश कर दो, कोई मसला नहीं। एंटिटी एक्स हैज कंडीशनल राइट टू रिसीव मनी फॉर प्रोडक्ट ए, तो जब तक कंडीशनल है, उसने कहाँ लिखा हुआ है, रिसीव का कहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है, मुझे दिखाना। पेमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ ए इज कंडीशनल ऑन डिलीवरी ऑफ बी, कैश डेबिट कर दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश या रिसीवेबल। पास पेपर के सवाल जब आएंगे ना तो कैश की डेट उसने वाज़े दी होती है, तो ये जरा दुनिया के स्टैंडर्ड्स बन रहे थे तो उसने बस एक मोटी मोटी बात समझा रहा है। अच्छा जी, अब मोहतरम क्या मैं उसको कह सकता हूं 28 फरवरी को आई हैव अ राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम यू, प्लीज गिव मी मनी, प्लीज गिव मी मनी, 28 फरवरी को कह सकता हूं? वो क्या कहेगा? दो यू हैव अ राइट टू रिसीव मनी बट इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग, इट इज डिपेंडेंट ऑन विच इज पैसेज ऑफ टाइम, जो वक्त गुजरना नहीं है, यू हैव टू परफॉर्म। मैं अगर इंतजार करता रहूं तो जिंदगी में कभी भी मुझे प्रोडक्ट ए के पैसे आ जाएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। मुझे इंतजार करने से प्रोडक्ट ए के पैसे आएंगे या प्रोडक्ट भी डिलीवर करने से प्रोडक्ट ए के पैसे आएंगे? रिसीवेबल क्या होता है जिसका क्या करना पड़ता है? रिसीवेबल क्या होता है जिसका क्या करना पड़ता है? सिर्फ इंतजार करना पड़ता है। लेकिन प्रोडक्ट बी डिलीवर कर दूंगा तो मैं कह सकता हूं ना मैं प्रोडक्ट ए के पैसे लेने का हक रखता हूं। तो अब यह है जबान की आवाज। जबान की आवाज आपकी कब बनेगी कि मुझे 1000 रुपया दो? जबान की आवाज कब बनेगी? 31 मार्च को। लेकिन एक दिल की आवाज होगी जो जबान पे नहीं ला पा रहे होंगे इस दिन। उस दिल की आवाज का नाम IFRS 15 ने इंट्रोड्यूस किया है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। करंट एसेट्स में नजर आएगा। डेटर की छोटी बहन है, रिसीवेबल की छोटी बहन है, इसका नाम है, अभी अभी आई है दुनिया में, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ये पैसे लेना आपकी दिल की आवाज है। जब आप प्रोडक्ट डिलीवर कर दें और पैसे ना मांग सकें, ये कॉन्सेप्ट है दुनिया में चल रहा है, क्या करें? प्रोडक्ट डिलीवर कर दें, पैसे ना मांग सकें, तो एक लफ्ज आया नया अकाउंटिंग की दुनिया में, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। बड़ी हिम्मत करके इन्होंने ये लफ्ज ढूंढा और IS 18 था पुराना स्टैंडर्ड, उसमें ये लफ्ज नहीं था, ये लफ्ज इन्होंने नया निकाला। तो क्रेडिट सेल से दुनिया बहुत आगे निकल चुकी हुई है। कई दफा सेल हो रही होती है और आप पैसे भी नहीं मांग सकते, मुंह पे टेप लगा दी जाती है आपके। यू हैव अ राइट टू रिसीव मनी ऑफ ए व्हेन यू विल डिलीवर बी, बट ऑब्वियसली दिल में तो एक आवाज होगी। अब क्या करें? डेबिट किसको करें? कंडीशनल राइट को। भाईजान कंडीशनल राइट को डेबिट किसे करें? सही, आपने लफ्ज़ आप लोगों ने सही बोला है। डेबिट किसे करें? कंडीशनल राइट को। कंडीशनल राइट का नाम कॉन्ट्रैक्ट एसेट। कंडीशनल राइट टू रिसीव मनी डेबिट्स एंड रेवेन्यू क्रेडिट। और इस राइट को कब अनकंडीशनल कर दें? जब कंडीशन पूरी हो जाए। क्या कंडीशन है बी की डिलीवरी? कब कंडीशन पूरी हुई? जरा हिम्मत करके बताएं। क्या कंडीशन पूरी हो गई? तो क्या ये कंडीशनल राइट रह गया? ये कंडीशनल राइट अनकंडीशनल हो गया क्योंकि कंडीशन पूरी हो गई। तो अब मैं क्या क्रेडिट कर दूं? कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट को किताबों से थ्रो अवे कर दें। तो सवाल में ना देखा करना है हमने अनकंडीशनल राइट कब एस्टेब्लिश हो रहा है। थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा लेट हो गया हाइब्रिड में, चलें अल्लाह भाग लगाया।
किसी के साथ बैठे कोई ज़रा 1 मिनट में अगर समझा सके, कोई हाथ खड़ा कर दे जी। सेकंड रो में आ जाए। चलें पहले मेरे से समरी सुन लें। अगर आप चीज़ें डिलीवर कर दें और ऐसी सूरत में चीज़ों की पेमेंट ना मांग सकें, बल्कि वो डिपेंडेंट हो किसी और चीज़ पर, किसी और चीज़ पर, किसी भी और चीज़ पर, तो चीज़ों की पेमेंट डिपेंडेंट हो किसी और चीज़ पर, तो गुड्स डिलीवर कर दें लेकिन पेमेंट डिपेंडेंट हो किसी और चीज़ पर, तो फिर डिलीवरी के वक्त डेटर डेबिट करें या डिलीवरी के वक्त अनकंडीशनल राइट डेबिट करें। कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या, सॉरी कंडीशनल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है? कंडीशनल राइट। लिखें जी, कंडीशनल राइट आपने डेबिट किया। अब समझा दें, कंडीशनल राइट आपने डेबिट किया। राइट टू कंसिडरेशन एक्सचेंज। अच्छा जी, इसकी कंडीशन कोई भी हो सकती है, कंडीशन कोई भी हो सकती है कि भाईजान मुझे ज़रा इसकी चीज़ों की क्वालिटी चेक कर लेने दो, ज़रा 4-5 दिन दे दो, इसकी क्वालिटी चेक कर लूँ। कंडीशन आप कोई भी लगा सकते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज अ सेलर राइट टू मनी इन एक्सचेंज फॉर गुड्स डिलीवर्ड। चीजें डिलीवर हो जाती हैं मेरी सरकार, चीजें डिलीवर हो जाती हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज अ राइट, अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट बोलें इज अ सेलर राइट। प्रोडक्ट ए जहन में रखिएगा, प्रोडक्ट ए की एंट्री। अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज अ सेलर राइट टू मनी, मेरा पैसे लेने का हक है, लेकिन वो मनी ऑब्वियसली पैसे लेने का हक कंडीशनल है अभी। आई हैव अ राइट टू रिसीव मनी इन एक्सचेंज फॉर गुड्स डिलीवर्ड, लिख लिया आप लोगों ने, इन एक्सचेंज फॉर गुड्स डिलीवर्ड डेट इट हैज ट्रांसफर टू कस्टमर। गुड्स डेट इट हैज, वो डिलीवर नीचे आ गया आगे वैसे, फॉर गुड्स डेट इट हैज ट्रांसफर टू कस्टमर, बट राइट टू रिसीव मनी, इट इज अ राइट टू रिसीव मनी, बट राइट टू रिसीव मनी इज कंडीशनल ऑन समथिंग। कोई चीज भी हो सकती है। समथिंग बहुत ब्रॉड लफ्ज है, समथिंग। मैं तुम्हें प्रोडक्ट ए बेच रहा हूं, मैं तुम्हें प्रोडक्ट ए बेच रहा हूं, जब सूरज गुरूब होगा आई हैव अ राइट टू रिसीव मनी। अब क्या होगा? सुबह एंट्री होगी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल ऑफ बिस्किट क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल ऑफ बिस्किट क्रेडिट, और सूरज ढलने का इंतजार किया जाएगा। जैसे सूरज ढला नहीं, आपने नमाज पढ़ते ही आके सबसे पहली एंट्री की, रिसीवेबल डेबिट डेट बिकॉज द गुड्स वर डिलीवर्ड बट देयर वॉज अ कंडीशनल राइट। क्या चीज? नहीं, पैसेज ऑफ टाइम नहीं, उसने सूरज ढलने का लफ्ज बोला है। अगर क़यामत आ जाए और ढले ही ना जाए, और कोई मसला हो जाए, ठीक है, उसने डेट नहीं बताई। अच्छा नहीं, अभी देख लेते हैं कोई ऐसा। अच्छा जी, वापस आ जाएं ट्रेचमीर पे, ट्रेचमीर पे वापस आ जाएं। आज आके हमारा वो सवाल खत्म ही नहीं हो रहा, कितने सालों से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिरी पार्ट रह गया। कौन सा मीर? ट्रेचमीर। TML entered into a contract to sell 1 unit of machine A and 1 unit of, page 511. TML entered into a contract to sell 1 unit of machine A and machine B for a total price of 16 million. ठीक है जी। Machine A was delivered in December to customer while machine B was delivered अगला साल।
कंसिडरेशन ऑफ 16, पूरी की पूरी 16 इज रिसीवेबल ऑनली, द कंसिडरेशन ऑफ 16, वो तो पूरी अमाउंट है फिर, द कंसिडरेशन ऑफ 16, जैसे पिछले सवाल में 1000 रुपया था, द कंसिडरेशन ऑफ 16 इज रिसीवेबल ऑनली आफ्टर टीएमएल ट्रांसफर। तो फिर पहली मशीन बेचते हुए रिसीवेबल नहीं बुक हो सकता ना। द कंसिडरेशन ऑफ 16 इज रिसीवेबल, रिसीवेबल लिखें ड्यू का मतलब, इज रिसीवेबल ओनली आफ्टर टीएमएल ट्रांसफर। सो इट मींस इफ आई ट्रांसफर ओनली वन मशीन I have the right to receive money? No. Oh, there is a right, but that right is called as a conditional right. TML sells machine A and B at a standalone price of 12 and the accountant, यार ट्रिचमीर के अकाउंटेंट तूने सही हमारी ट्रिच लगाई हुई है, तू साइड पे हो, पता नहीं तूने क्या बोंगी मारनी है, तेरी बातें पढ़ के हम परेशान हो जाते हैं, जो हमने सही करना होता है ना वो भी हम गलत कराते हैं। तो पहले हमें जरा सही तो कर लेने दे, फिर देखते हैं। द अकाउंटेंट, कितना अच्छा सवाल था, उसने अकाउंटेंट का लफ्ज़ लिख दिया ताकि हमें फौरन पता चल जाए अब कौन सी एंट्री आने लगी है, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एलोकेट जी, प्रोडक्ट का नाम ए और बी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 16, बस छोड़ दो, काफी काफी काफी, जाओ ना कॉन्सेप्ट समझो। प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 16, स्टैंड अलोन और पुत्र स्टैंड अलोन पिछले सवाल में अलग अलग करके दी हुई थी, 12 और, चलें जी एलोकेशन कर दें पहले। टोटल एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस जी। थोड़ी देर पहले हमने क्या एंट्री पास की थी, पहले प्रोडक्ट बेचने पे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट या कंडीशनल राइट डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, कंडीशनल राइट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, दिल की आवाज ना, दिल की आवाज डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। और जब प्रोडक्ट बी बेचती थी तो वो जो दिल में आवाज थी वो इधर से रूट करा के फिर इधर से वापस घूम के फिर वापस जबान पे आ गई थी, वो फिर प्रोडक्ट ए की भी थी और प्रोडक्ट बी की भी थी। अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र है हमारे सवाल में सिर्फ पहली प्रोडक्ट डिलीवर हुई है, दूसरी प्रोडक्ट कब डिलीवर हुई है, अगले साल। तो कितनी एंट्रीज करें, सिर्फ प्रोडक्ट ए की, मशीन ए की, तो मशीन ए की सिर्फ एंट्री करनी है आपने। तो मशीन ए की एंट्री क्या होगी, कंडीशनल राइट टू रिसीव मनी, दिल की आवाज, दिल की आवाज डेबिट, और बोलो भाईजान, हमारे साल की एंट्री या अगले साल की एंट्री, बस दूसरी एंट्री मैं नहीं करा क्योंकि प्रोडक्ट भी इंशाल्लाह अगले साल डिलीवर होगी। रिलैक्स हो के बिल्कुल आप लोगों ने 2:55 तक आ जाना है, 2:55 तक। भाईजान रूम ज़रा दुल्ला को पता कर दें, सर मैंने FR1 कहाँ करनी है उसके मुताबिक डिसाइड कर लेंगे। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, अकाउंटेंट का ट्रिचमीर, ट्रिचमीर ने देखें क्या किया जी, ट्रिचमीर ने क्या मारा है, द अकाउंटेंट रिकॉर्डेड रिसीवेबल एंड रिकॉर्डेड रेवेन्यू। इतनी आसान क्लास इस रूम में करनी है, हम फिर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। अच्छा जी, द अकाउंटेंट, ऐसा ऐसा कब्जा करेंगे हम उस रूम में। द अकाउंटेंट रिकॉर्डेड रिसीवेबल एंड रिकॉर्डेड रेवेन्यू ऑफ ₹12 अपॉन डिलीवरी ऑफ, रॉन्ग एंट्री, रिकॉर्डेड रिसीवेबल, मुंह की आवाज, बोंगा, बोंगे ने बोंगे मारी, आप कोई साइंसदान ना बनिएगा रेक्टिफाइंग एंट्री करके, आसान सी रेक्टिफाइंग एंट्री है जी। कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, रिसीवेबल खत्म करें ना,
कितना? 12। सेल, करंट एसेट बनाया हो घर जाके, इसको पता भी कोई नहीं घर जाके इसको करंट एसेट बनाया हो। चलिए आज अपने से बातें करें। दिल की आवाज आपने क्या कर दी? रिकॉर्ड कर दी। दिल की आवाज थी ना, और जो जबान की आवाज उसने रिकॉर्ड कर ली हुई थी उसे काट दिया आपने, जबान की आवाज खत्म कर दी। रेवेन्यू ओवर बुक था तो रेवेन्यू को रिवर्स कर दिया। 3 काम आपने किए। दिल की आवाज रिकॉर्ड कर ली, जबान की आवाज पे टेप लगा दी, और रेवेन्यू वॉज ओवर स्टेटेड, बड़ा हुआ था, उसे नॉर्मलाइज कर दिया ठंडा करके। रिलैक्स रिलैक्स गाय। पेज 510। सरकार सवाल आ गया है वो जिसका इंतजार था। आप समझ लें कि आपका IFRS 15 में इसी सवाल का इंतजार था। शायद एक स्टेटमेंट में देने लगा हूं, कल इंशाल्लाह 2 क्लासें जब हम कर लेंगे तो IFRS 15 शायद कॉन्सेप्चुअली ओवर हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये 1.5 साल पहले हम बैठे होते तो फिर मैं ये कहता कॉन्सेप्चुअली भी ओवर हो जाएगा और वैसे भी ओवर हो जाएगा, क्योंकि 3-4 पास पेपर हमारी आंखों के सामने ना होते। तो अब वो जो 3-4 पास पेपर हमारी आंखों के सामने हैं उसकी वजह से नेचुरली टाइम बढ़ता है, वरना मुझे तो कोई बढ़ाने का शौक नहीं। वो 3-4 टाइम्स ना डिस्कस करें तो कॉन्सेप्चुअली तो कल भी ओवर हो जाएगा और आप उस काबिल हो जाएंगे जितना 1.5 साल पहले बच्चों को तैयार करके भेजा था। लेकिन ऑब्वियसली कोई जिस तरह IAS 28 में नेवर एंडिंग स्टोरी थी, IAS 28 4 दिन में ख़त्म हो गया था, उसके 8 पास पेपर्स ने आगे 8 दिन ले लिए। तो ऐसे 15-15, 20-20 मिनट में हमने डिस्कस किया उन सवालों को। तो इस तरह की कोई डिस्कशन है नहीं, संडे को तो नहीं है। थर्सडे एंटरप्राइज इज अ सप्लायर। थर्सडे अगला थर्सडे इज अ सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट जी। माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा, छोटी ईद तक IFRS 16 IAS 12 आपने फारिग कर दिया था। बड़ी ईद के ऊपर आके आप लोगों ने कंसोलिडेशन और सब कुछ फारिग कर दिया था। मुहर्रम की छुट्टियों में आपने सारा खत्म, तो अब पीछे IFRS 15 बचा हुआ है और अगस्त है यार, पीछे रह क्या गया है। थर्सडे एंटरप्राइज इज अ सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट जी एंड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब अंदर ही अंदर सच निकल रहा है, आपके दिल में कोई दिल की आवाज बाहर नहीं आ रही। अच्छा जी, इस सवाल को बड़ी अटेंटिवली समझना है और देखना है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट इस सवाल में हो रहा है, वो तो रेवेन्यू बुक करने के एतबार से है, रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट एसेट का नहीं है। एक कॉन्सेप्ट इस सवाल में हो रहा है वो रेवेन्यू बुक करने के एतबार से है, वो जरा सुन लीजिएगा। आपने सेल की 50 बोतलें 100 रुपए के एतबार से, 50 बॉटल्स आपने सेल की 100 रुपए के एतबार से, और कस्टमर को कहा कि अगर तुम फ्यूचर में 20 बोतलें और मेरे से ले लो, अगर तुम फ्यूचर में 20 बोतलें और मेरे से ले लो तो पिछली की प्राइस भी 95 कर दूंगा रिट्रोस्पेक्टिवली, और इनकी प्राइस भी 95 कर दूंगा। ठीक है, तो 50 बोतलें बेचते हुए आपने कस्टमर को कितने की बेची? 100 रुपए पर बॉटल, 100 रुपए पर बॉटल। लेकिन बेचते हुए आपने एक उससे वादा किया, अगर तुमने मेरे से 20 बोतलें और खरीद ली, ये कस्टमर को खींचने का तरीका होता है कि इसी दुकान पे है, किसी और दुकान से भी तो उसने लेनी है, तो अगर 20 बोतलें और ले ली आके, अगर तुमने मेरे से 20 बोतलें और ले ली तो मैं नई वाली भी तुम्हें 95 रुपए की बेचूंगा और पुरानी की प्राइस भी कितनी कर दूंगा तुम्हारे लिए? आप बता दें, जब मैं पहली दफा 50 बेचूं
तो रेवेन्यू बुक कितने पे करूं, 50 ज़रब 100 या 50 ज़रब 95? स्टैंडर्ड कहता है सोचो सोचो, अगर तुम्हें लगे वो आ जाएगा तो फिर आज से ही 50 का रेवेन्यू 95 पे बुक कर लो, बाद में भी तो रिवर्स करना है, आज ही 50 का रेवेन्यू 95 में बुक कर लो। और अगर तुम्हें लगे वो नहीं आएगा तो आज ही 50 का रेवेन्यू 100 पर बुक कर लो, बाद में जब आ जाए तो फिर देख लेंगे। तो बस इट इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल कि 100 पे बुक करूं या 95 में बुक करूं, बट दैट इज अ डिस्कशन ऑफ रेवेन्यू साइड। और अभी थोड़ी देर मैंने आपसे डिस्कशन की थी रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट, वो अलग डिस्कशन है रिसीवेबल कॉन्ट्रैक्ट एसेट की। ये डिस्कशन किसके लिए सिर्फ मैंने की है, रेवेन्यू के लिए। तो अगर मैं कस्टमर को कहूं कि तुम 2 पेपर मैं तुम्हें दे रहा हूं 40,000 के, अगर पेपर भी मेरे से ले लो, कल तक डिसाइड कर लो, तो ये 18,000 के पुराने वाले 2 भी हो जाएंगे, नया पेपर भी तुम्हें 18,000 में दे देंगे। तो जाते हुए कस्टमर का माइंड रीड करें, भाईजान भाईजान क्या सोच रहे हो, वो कहे मैं कल बताऊंगा, लेकिन फिर आप अंदाजा लगाएं कि वो आएगा या नहीं आएगा, उसकी बेस पे आप सेल बुक कर लें। अगर आपको लगे वो आ जाएगा तो 2 पेपर की सेल बुक कर लें 36,000, बाकी इंशाल्लाह जो 4,000 है उसकी एंट्री करवा दूंगा मैं। और अगर वो आपको लग रहा है नहीं आए, यानी आपने उसे कहा 1 पेपर, उसने कहा 1 पेपर तुम्हारे में जला गया, तो फिर आप रेवेन्यू ऑलरेडी 40,000। तो इट्स अ कंसर्न ऑफ रेवेन्यू, इट इज नॉट ऑफ रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ऑन यकम अगस्त 2018 PE entered into a 6-month contract, 6-month contract। तो पहला ऑर्डर मुझे आ गया है 10 अगस्त को और दूसरा ऑर्डर मुझे आ गया है 25 दिसंबर को, यानी 6 मंथ के अंदर मैंने कस्टमर को कहा जो भी तुम्हें ऑर्डर चाहिए मुझे बता दिया करना। तो बस 6 महीने तक मैं तुम्हें चीजें दे रहा हूं, उसके बाद बस ठीक है 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। ऑन यकम अगस्त सरसे एंटरप्राइज एंटर्ड इनटू अ 6-month कॉन्ट्रैक्ट, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अगले साल का जनवरी। तो अगले साल के जनवरी तक जो है वो तुम मेरे से जब भी आना चीजें खरीद लेना। कस्टमर ने हमारे एक ऑर्डर प्लेस किया यकम अगस्त को, एक 25 दिसंबर को, लेकिन यकम अगस्त को तो हमें नहीं पता होगा ना कि इसने कितने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं और कितना क्वांटिटी बतानी है। ऑन यकम अगस्त he entered into a 6-month contract with a customer Alpha for sale of Z for 250 per unit under the following terms and conditions। अगर तुम खरीद लो 5,000 से ज्यादा चीजें ड्यूरिंग द 6 months, अगर तुम 6 महीने में 5,000 से ज्यादा चीजें खरीद लोगे, द प्राइस पर यूनिट वुड बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड, प्राइस पर यूनिट वुड बी, तो पिछले यूनिट्स की प्राइस भी, क्योंकि कभी 3,000 लेने आएगा कभी 500 लेने आएगा, लेकिन जिस दिन 5,000 से ऊपर निकल गई तो पिछले यूनिट्स की प्राइस भी रिड्यूस कर दूंगा। बाय 215 लुटनी मची हुई, बाय 215 टू 215, यानी अगर तुम्हें डिस्काउंट चाहिए तो 215 की बेचूंगा, फिर तुम्हें 5,000 चीजें मेरे से लेनी पड़ेंगी, लेकिन वैसे मैं ये चीजें कितने की बेचता हूं, 250 की। इन लाइनों को छोड़ें। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था तो टीए ने कंक्लूड किया था कि अल्फा परचेज कर लेगा, नहीं परचेज करेगा 5,000 से। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा अंदाजा क्या था कि वो नहीं आएगा। तो बताएं 10 अगस्त को जब वो पहली दफा 3,000 लेके आया, मैं स्टिल यही सोच रहा हूं कि वो बंदा तो बस 3,000 ही लेके चला गया, वो बंदा नहीं आएगा। 10 अगस्त को तो मैं नहीं बताऊंगा ना 25 को क्या होना है। तो 10 अगस्त को खड़े होके जिस वक्त वो बंदा 3,000 चीजें लेने आएगा, स्टिल मैं उस वक्त क्या सोच रहा हूंगा कि वो बंदा नहीं आएगा। तो बता दें मैं सेल अब अपनी 250 पे बुक करूं या 215 पे? 250, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि उस बंदे ने नहीं आना। अगर आ जाए बाद में फिर देखेंगे क्या करना। अच्छा जी, टीज डेटर अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसिडरेशन को क्या कहते हैं? डेटर रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट तो नहीं कहते। हमारा अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन सेल। ओए फिर तो मौजें हो जाएंगी। अगर हमारा अनकंडीशनल राइट वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन सेल, फिर तो बचपन वाली एंट्री करेंगे, डेटर डेबिट। लेकिन मैं देखता हूं अनकंडीशनल राइट कब बन रहा है।
T's unconditional right to receive money would be established upon completion of quality control procedures by customer for first order. अच्छा, सेकेंड ऑर्डर की कोई और कहानी है. फॉर फर्स्ट ऑर्डर द प्रोसीजर वुड टेक अ वीक आफ्टर रिसीविंग द गुड्स. जब कस्टमर को मैं चीजें डिलीवर कर दूंगा उसके हफ्ते बाद वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करके मुझे ओके कर देगा. अगर कुछ ना बताया हुआ सवाल में तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इसका मतलब है 7 दिनों बाद पास ही पास है. T's debtor unconditional right to receive money would be established, receivable would be established upon placement of by alpha for subsequent order. उसने कहा इसके बाद मैं तुम्हारी क्वालिटी चीजों की चेक नहीं किया करूंगा क्योंकि अल्लाह का शुक्र है पहली दफा क्वालिटी चेक कर ली तो मैं तुम पे रिलाई कर लूंगा. आइंदा तुम्हें मेरे से पैसे लेने का हक बन जाया करेगा जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा. हाँ लिखा है, मैं क्या करूं यार, सवाल में लिखा हुआ है. यू हैव अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी व्हेन आई विल प्लेस द ऑर्डर फॉर. इंशाल्लाह अगली दफा तुम्हारा रिसीवेबल बुक कर लिया करना, मुंह से मेरे से पैसे मांगने का हक ले लेना. तुम पैसे बुक कर लिया करना जब मैं क्या प्लेस किया करूंगा, ऑर्डर प्लेस किया करूंगा. चलिए छोड़ें यार, मेरे ख्याल से इसको काटें, सेकंड ऑर्डर को. इस सवाल की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है डेट्स के बगैर अगर एंट्रीज करेंगे तो आपको पेपर में भी अंडा मिलेगा, घर जाके भी अंडा मिलेगा. घर में अच्छा जी, दूसरा पार्ट बनाने, हम इधर पार्ट बनाने आए हैं.